हाय एवरीवन, वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 6 की, हम शुरुआत से कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी, जिसमें केवल 8 चैप्टर हैं जो कि 8 ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और काफ़ी जो है छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखने ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सभी चीज़ें और इसको अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आप सारी वीडियोज़ पहले की 8 की या 7th की जो आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और 6 क्लास की ये रिवीजन होता रहेगा हमारा साथ साथ। तो हम आज करेंगे हमारा पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखिए साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, फटाफट से हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी 6 क्लास की ज्योग्राफी। उसके बाद हम करेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस। हो सकता है साथ साथ भी आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाए। पहला चैप्टर हमारा क्या है, सौरमंडल के बारे में हम जानेंगे। ये देखिए यहाँ पर सौरमंडल के क्वेश्चन पूछते हैं कि सौरमंडल में क्या क्या शामिल है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। और पूर्ण चंद्रमा की रात, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। मैं साथ साथ बताती चलूँगी कि कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में मिल चुके हैं, देख चुके हैं पहले। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है और आसमान में पहले या तो एक या फिर 2 बिंदु चमकते दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है और आप इनकी जो है गिनती नहीं कर सकते, यानी कि गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ होता है और जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों, यानी कि रात के टाइम पे आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ पर हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। इनके अंतर भिन्नताएं हैं। देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, यानी कि जो है हम डेली चांद को देखेंगे ना, तो डेली चांद क्या होगा, एक ही टाइम पर देखेंगे। मान लो हम बोल दें कि रात को 8 बजे हम डेली चांद देखेंगे, तो हर रोज़ हम 8 बजे देखेंगे ना, तो उसकी जगह भी अलग मिलेगी और उसका साइज भी अलग मिलेगा। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में, यानी कि हम पूरा चांद कब देखते हैं, 1 महीने में एक ही बार देख पाएंगे, और वो होगी हमारी पूर्णिमा की रात। ये आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, 2021 वाले में थे या फिर उससे पिछला जो अगस्त में पेपर था उसमें पूछा गया था कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं हम, पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन पूरा चांद दिखाई पड़ता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात होती है, उसको क्या कहते हैं हम, अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कब, अमावस्या के दिन। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय पर चंद्रमा व इन छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं होती है ना, चांद सितारे, ये सभी क्या होती हैं, हमें दिन में दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सूर्य की रोशनी उनसे ज़्यादा है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उनको क्या कहते हैं हम, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं, यानी कि स्टार्स भी जो कि रात के टाइम पे चमकते हैं, उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैस के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, इनके पास अपना प्रकाश होता है, गैस होती है, चमकते रहते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान है, लेकिन हमसे बहुत ही दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या फिर प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। छोटे किस लिए दिखते हैं, क्योंकि दूर की चीज़ें हमें हमेशा छोटी दिखाई देती हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखती हैं, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है, यानी कि जहाज को हम पास से देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आसमान में उड़ते हुए में छोटी सी चिड़िया के समान दिखता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देखते हैं, यानी कि तारे जो होते हैं ना, वे अलग अलग प्रकार की आकृतियां भी बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि।
सप्त यानी कि 7, ऋषि यानी कि संत, 7 ऋषियों का यानी कि 7 संतों का समूह है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या फिर पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों व ग्रहों द्वारा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। आपने बचपन में देखा होगा, हम आसमान में, खुले आसमान में जब आंगन में सोते हैं ना, तब आसमान में देखते हैं, तब ध्यान से देखिए आप, 7 तारों का ये समूह आपको दिखाई देगा, जिससे आप ध्रुव तारे की भी पहचान कर सकते हैं। ये देखिए, ये 7 तारों का एक समूह मिलेगा आपको। और यहाँ नीचे के 2 स्टार्स हैं ना, इनकी सीध में आप देखिए, जिस तारे के ऊपर आपकी नज़र जाएगी ना, वो ही होगा हमारा ध्रुव तारा, जो कि उत्तर दिशा को दर्शाएगा। पहले के टाइम में मैप या फिर ये नहीं होता था, तब इस ध्रुव तारे से ही हम क्या करते थे, दिशा का पता लगाते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा यानी फिर उस उत्तरी दिशा को दर्शाता है, और वो क्या है उत्तरी तारा, इसको ध्रुव तारे कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर ही रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, यानी कि सप्तऋषि की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ पर है। यानी कि जो हमने अभी चित्र में देखा है, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इशारा करेगी, इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश की वजह से चमकते हैं। ग्रह, जिसे फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से लेती है। यानी कि संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से। यह एक ग्रह है और यह अपना पूरा प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का एक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी कि जैसे हम यहाँ पर ज़मीन पर बैठ के चाँद को देखते हैं ना, वो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो चाँद पर बैठने पर हमें पृथ्वी भी ऐसे ही चमकती हुई दिखाई देती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी कि साथी, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, यानी कि उनके पास अपने उपग्रह भी हैं। सौरमंडल देखिए, सौरमंडल, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड से मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है, और उन्हें हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिनका मुखिया होता है सूर्य। सूर्य के बारे में देखिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि बीच में स्थित होता है। उसके आसपास ग्रह है, चारों ओर ग्रह होते हैं। यह बहुत ही बड़ा होता है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, क्योंकि इसके अंदर खिंचाव बल है, ताकि ये सौरमंडल को अपनी तरफ से जो है चारों ओर से बांध के रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी याद रख लेना, 15 किलोमीटर करोड़। ग्रह देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य के दूरी के अनुसार वे हैं बुध। दूरी के अनुसार क्या है, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। ये आपको बताए हैं दूरी के अनुसार, यानी कि सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तीसरे नंबर पर मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनको आप अरुण या फिर वरुण ग्रह भी बोल सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। वह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं, यानी कि ये सूर्य के जितने जो है चक्कर लगाते हैं ना, जैसे कि ये सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह हो गया, ये अपने पथ पर चक्कर लगाता है तो कितने टाइम में लगाता है,
88 दिन में एक चक्कर को पूरा कर लेता है। उसके बाद ना ये पहला है हमारा बुध, दूसरा कौन सा हो गया हमारा शुक्र ग्रह है। अब ये सूर्य से थोड़ी दूर हो गया तो इसका लंबा रास्ता हो गया, तो ये इससे ज़्यादा टाइम लेगा बुध ग्रह से। फिर हमारी पृथ्वी होगी, पृथ्वी कितने दिन में हमारा चक्कर पूरा करेगी, इसका भी टाइम शुक्र से ज़्यादा हो जाएगा। और पृथ्वी क्या है, शुक्र की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों साइज में और देखने में एकदम सेम लगते हैं। देखिए आगे, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि इसका आकार और आकृति दोनों पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, यानी कि पहले क्या है, प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक कब अगस्त 2006 में यह निर्णय किया था कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी जो है 313 देखिए सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं इनको। पृथ्वी के बारे में देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के अनुसार कौन सा है, तीसरा, और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, यानी कि सिर्फ एकदम से ऐसे गोल नहीं होती बल्कि ऐसे होती है, ध्रुवों के पास से चपटी हुई होती है, बीच में से थोड़ी चपटी, और यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है, और यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, और यही कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को, पानी की मात्रा ज़्यादा है इसलिए। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है हमारा चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, और हम इससे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं कि सूर्य कितनी दूर है और पृथ्वी से और चंद्रमा कितनी दूर है। उपग्रह देखिए, एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है, एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, यानी कि हम जो मौसम की जानकारी ले लेते हैं, तापमान की, कितना ज़्यादा तापमान होगा कल, कब वर्षा होने वाली है, इन सब की जानकारी किस लिए मिलती है हमें, क्योंकि हमारे पास कृत्रिम उपग्रह है। रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष से भेजा जाता है इसे, और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित यह भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS यानी कि एडुसैट इत्यादि हैं। ये देखिए यहाँ पर फोटोज भी दी गई है कृत्रिम उपग्रह की। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में। लगभग इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है, यहाँ पर न तो पानी और न ही वायु है। कहाँ पर, चंद्रमा पर। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। हम जो काली छाया देखते हैं ना वहाँ पर चंद्रमा में, तो वो किस लिए है, क्योंकि वहाँ पर कुछ गड्ढे हैं, कहीं पर जमीन उभरी हुई यानी कि पहाड़ है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देख सकते हैं, यानी कि जब पूरा चांद होता है तब ये छाया हमें दिखाई देती है अच्छी तरीके से। क्षुद्र ग्रह देखिए, तारों ग्रह व उपग्रहों के अतिरिक्त क्या है, क्षुद्र ग्रह। असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी तारों ग्रह व उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड होते हैं। ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब ये आपसे कई बार पेपर में पूछा गया कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो पेपर में आपको दे देगा मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट गए थे। जो ग्रहों के टूटे हुए हिस्से होते हैं ना, उन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल व बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं।
क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है? रात में हमें दिखाई देती है, आकाशगंगा के नाम से इसको जानते हैं। यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे भी कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग होता है। सौरमंडल इसका एक हिस्सा होता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। किस लिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था? क्योंकि प्राचीन भारत में इस कल्पना की थी कि आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी है। आकाश क्या है? करोड़ों तारों बादलों आकाशगंगा करोड़ों तारों बादल गैस की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों क्या है आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में इकट्ठा करने में जुटे हैं और इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। यानी कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक लगे हुए हैं कि हमारी जो है ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये देखिए, इसके अंदर सब कुछ आ गया। आकाशगंगा आ गई, सौरमंडल, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सब कुछ, उल्कापिंड, सब इसके अंदर समा गई। ये कितना बड़ा है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमने आज सब 2-3 क्वेश्चन इसमें से निकल कर आते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सौरमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और हमारी जो मिल्की वे यानी कि हमारी दूध मेखला इसको बोलते हैं हम, और आकाशगंगा भी इसको बोलते हैं, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है। गैसों और लाखों तारों का समूह भी होता है जिसकी वजह से ये बनती है। और इसका नाम आकाशगंगा क्यों रखा? क्योंकि प्राचीन में इसको बहती हुई नदी के नाम से जाना गया था। आकाश में एक बहती हुई नदी के नाम से। ध्रुव तारे के बारे में भी हमने जान लिया। तो ये चैप्टर हमारा, सभी चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी में से भी कोई भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, निकल करके आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी चैप्टर में से आए हैं। कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि इस चैप्टर में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।